जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, आप जानते ही हैं कल हमने स्पोर्ट्स को शुरू किया था, खेल को शुरू किया था। और मैंने आपको समझाया है कि जहां पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किन भी खेलों में होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। एग्जाम में हमेशा पूछता है, एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आप लोगों को कि स्पोर्ट्स को जब आप पढ़ें तो जैसे खेलों के नाम है, कुछ खेलों की आपका जो शब्दावली है, वोकेब्स है, वहाँ तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन जर्नल आप इसको पढ़ेंगे और आप सोचोगे नहीं जी, इतने सारे डेटा को, कितने स्पोर्ट्स हुए, किसने जीता, मैं इसकी ट्रिक लगा लूँ, तो आप खुद को उलझाएंगे। तो उन ट्रिक्स को लगाने की बजाय यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा, स्पोर्ट्स जो चैप्टर है इसको पूरे को आपको एकदम ध्यान से एकाग्रता के साथ में पढ़ना है। और इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कैन का मतलब थोड़ा 5 6 7 8 डेटा पढ़ो आप कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें थी, फिर आंख बंद करके मेमोराइज करो। कुछ भूल जाओ तो फिर से देखो, फिर मेमोराइज करो। और इस तरह मेमोराइज करेंगे तो वो डेटा आपके दिमाग में फिक्स होगा। और एग्जाम में जब आपको विकल्प मिलेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, है ना। एक बार थम्स अप कर देंगे इस बात पर सारे लोग कि हाँ भैया ऐसा ही हम करेंगे। और यहाँ पर हम बेवजह की ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक, नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। फिर जो याद होना है वो भी नहीं होगा। हो सकता है ट्रिक तो किसी भी चीज़ की बना लो, कोई अर्थ नहीं है ना। निशु, अभिषेक, आयुष, जया, सरोज, विमलेश, नित्यानंद, साक्षी, RWA, क्या बोला, कुछ था नाम, हेमलता, शिवम, विक्की, वर्षा, विजय एंड दिलीप, कुमारी सोनम, नेहा सिंह, चेतन प्रकाश, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो बहुत ध्यान से समझना है ना, बस एक विवेक की जरूरत है। बस ध्यान से जो फैक्ट्स है उनको देखते चलिए, और जो मैं महत्वपूर्ण बताऊं उसको मार्क करना है। ओके, शुरू करेंगे। तो कल तो हमने जाना था पिछला इसका बैकग्राउंड क्या है ओलंपिक का। आज हमने आपको बताया था कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, पेरिस ओलंपिक से। कोई भी छात्र अनावश्यक कमेंट ना करे, ठीक है। बस बहुत ध्यान से बैठ जाइए, फोन को खुद से दूर रखा करो। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है। कौन से ओलंपिक थे, सारे साथी बताएं मुझे फटाफट से, कौन से नंबर के ओलंपिक ये थे, आंसर आना चाहिए। तो ये हुए 26 जुलाई से 11 अगस्त। ये दिन कितने हुए टोटल, गिन के बताएं मुझे। तो आप कहेंगे भैया एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्शन पोस्ट जो 12 था उसमें पूछा गया था कि ओलंपिक दिन, जो ओलंपिक के खेल हैं वो कितने दिन तक आयोजित होते हैं। तो ये 16 दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कितने दिन है, 16 डेज। ओलंपिक खेल 16 डेज तक आयोजित होते हैं मैक्सिमम अब तक, ठीक है। और पेरिस में ये कौन से थे, 33वें ग्रीष्मकालीन। देखो ग्रीष्मकालीन क्यों बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन का मतलब ये गर्मियों के दिन में होते हैं। जुलाई में गर्मियाँ होती है कि नहीं होती, आप कहेंगे हाँ जी। तो इनको समर ओलंपिक कहा जाता है। जो सर्दियों में होंगे उनको विंटर बोलते हैं फिर, है ना। वो शीतकालीन होते हैं, उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। यानी ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ये शुरू हो गए, लेकिन मेन ओलंपिक शुरू हुए 26 जुलाई से, 3 स्पोर्ट्स के अलावा। पेरिस में इस बार हुए तो पेरिस में 3 बार हो चुके हैं। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पेरिस में हुए ना, तो पूछेगा पेरिस ने कौन सी बार, कौन सा टाइम था पेरिस का ये कि उसने ओलंपिक खेलों को हेल्ड किया। तो आप कहेंगे कि उसमें आयोजन जो हुआ तीसरी बार हुआ। पहले तो क्या हुआ, 1896 में कहाँ पर हुए थे ओलंपिक, बोलो। तो आप सब कहेंगे भैया 1896 में एथेंस में हुए थे, 1896 में। तो जो दूसरे ओलंपिक थे, तो 1900 में दूसरे हुए होंगे, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। तो सेकंड वाले 1924 में आपका साथी। और अब 1924 के 100 साल के बाद में, तो 100 वर्षों के बाद में, जैसे कॉमनवेल्थ होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2030 वाले, वो 1930 का रिपीटेशन होगा हैमिल्टन कनाडा का। तो भाई 100 साल हो रहे हैं, तो इसीलिए जिम्मेदारी दी गई पेरिस को कि भाई आप 100वें को बनाइए, ठीक है। और ठीक आंसर दिया राखी, बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कर चुका है और मेजबानी करने वाला ये दूसरा शहर बन गया है। दूसरा शहर मतलब क्या, पहले भी कोई एक शहर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, लंदन भी 3 बार कर चुका है। अब मुझे बताइए कल अमेरिका कितनी बार, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में ओलंपिक कितनी बार हो चुके हैं। लॉस एंजल्स को हटा के बताना, क्योंकि लॉस एंजल्स वाले 2028 में होंगे, वो तो अभी हुए नहीं है। तो आप कहेंगे भैया वहां पर 4 बार हो चुके हैं। तो ये 2 शहर ऐसे हैं, लंदन और पेरिस, यहाँ पर 3 3 बार हो चुके हैं। 3 3 बार हो चुके हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। इनके वर्ष रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना, पेरिस में 3 बार हुए हैं। दूसरे ओलंपिक जो है वो भी पेरिस में हुए थे, 1924 के और 2024, ये सिर्फ डेटा याद रखना है।
थीम क्या रही? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम, गेम की एक थीम बनाई जाती है हमेशा। आदर्श वाक्य इस बार रहा गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर इसका द फ्रीज था। क्या था? फ्रीज। टोपी वाले देखे थे फ्रीज? इस बार ओलंपिक में बहुत चर्चित रहे। शुभंकर भी बहुत पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। पेरिस ओलंपिक में 206 देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, जैसे भारत की कल मैंने आपको बताई, भारत का भारत ओलंपिक संघ है या नहीं है? आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कल मैंने आपको बताया किस वर्ष में बना था? तो आप कहेंगे 1927 में भैया। ठीक है, टाटा साहब उसके अध्यक्ष थे पहले, नई दिल्ली में 1927 में बना था। तो ऐसे ही हर देश में होता है ओलंपिक संघ। तो 206 देशों के ओलंपिक संघ और साथ में आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने इसमें भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में कुल खिलाड़ी इतने रहे, खेल 32 खेल खेले गए, 329 इवेंट हुए। जैसे आप कुश्ती में देखोगे भाई फ्री स्टाइल भी होता है आपका, बाकी भी होते हैं। बॉक्सिंग में आपका कई प्रकार की फेदर वेट, लाइट वेट प्रतियोगिताएं होती है। तैराकी में अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है आपका। तो दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, आपका 3000 मीटर स्टेपल चेज होता है। तो इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट 329 थे और स्पोर्ट्स थे आपका 32। ये जस्ट पढ़ने की चीज है। इस बार 4 नए खेल, जब नए खेल जुड़ेंगे तो वो इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। 4 नए खेल थे, ठीक है। 4 खेल जो है वो शुरू हुए। ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। जैसे ब्रेकिंग आपने देखा होगा, ब्रेक डांस पहले बहुत होते थे, एक हाथ पे खड़े हो जाते थे उल्टे, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता खड़े होके। एक हाथ पे खड़े होके होता ना, ऊपर को पैर जंप करके ऐसे, तो वो ब्रेक डांस है। कोई कोई ऐसा होता है एक हाथ पे टेक के ऐसे चक्कर लगा देता है, एक ही हाथ टेकता, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, ये हाथ ऐसे टेकता रहता है ना। तो जिसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, जैसे एक दीवार होती है ऐसे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में क्या होता है, इन पर चढ़ना होता है, ऊपर पकड़ पकड़ के ऐसे, आपने देखा हो कभी फौजी की तरह चढ़ना होता है। स्केट बोर्डिंग, एक बोर्ड होता है जिसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, ठीक है, उससे कलाबाजी करना। एक सर्फिंग होता है, जैसे आपने पानी की लहर देखी हो कभी, पानी की लहर ऐसे उड़ जाती है और वो इसमें बोट लेकर ऐसे घूमते हैं, मतलब ऐसे पैर ऐसे, जैसे स्केट बोर्डिंग तो जमीन पे हो गया। पानी में देखें आपने, वो एकदम से पानी के लिए ऐसे तख्ता सा रखते हैं हाथ में और एकदम से पानी की लहर पे जाके स्टंट करते हैं, देखा है? बोलो, देखा होगा, ये तो कॉमन चीजें हैं, आप सबने रील्स वगैरह में या कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा होगा। जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की, ठीक है, पहले नहीं था। उद्घाटन समारोह, देखो शब्द गलत लिखा हुआ है, समारोह। समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, आज तक देखो किसी नदी पर यह आयोजित नहीं हुआ था। अब इसीलिए तो सर्फिंग हो पाई, क्योंकि पानी चाहिए, नदी चाहिए। तो ये सीन नदी के किनारे। तो अब आपसे कभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फ्यूचर में कि भैया सीन नदी कहाँ पर बहती है, तो आप बोलोगे पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही सर, ये तो आपका रिवाइज करने की चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें अब ये थोड़ी आप बोलोगे नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि यार ब्रेकिंग की मैं तो ट्रिक बनाऊंगा कि ब्रेकिंग जुड़ा था इस बार, ये जुड़ा था स्पोर्ट क्लाइंबिंग, नहीं। जर्नल वे में पढ़ना है, जर्नल वे में, है ना। तो किस नदी के किनारे हुआ? सीन नदी के किनारे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य जो समिति है उसके अध्यक्ष मैं आपको बता ही चुका, थॉमस बाक हैं। इस बार सबसे कम उम्र का 11 वर्ष और 11 महीने का झिंग हाउ। झिंग हाउ, अब ये नाम ही ऐसा चाइनीज चाउमीन जैसा नाम। तो झिंग हाउ को याद रखना, झिंग हाउ चाइना के थे और किससे, कौन से गेम से है? कौन से गेम से? आपका स्केट बोर्डिंग से, जो पहिए होते हैं जिसमें बोर्ड में नीचे, तो स्केट बोर्डिंग से सबसे कम उम्र का रहा। घुड़सवारी में साथी जुआन एंटोनियो हैं, ये सबसे ज्यादा उम्र के थे, इनकी उम्र थी 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष के सबसे ज्यादा उम्र के थे। ओके। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वज लेके कौन चला था? जब कभी भी मैंने बताया तो उद्घाटन यानी कि ओपनिंग है, ये ओपनिंग सेरेमनी है। तो भारत में क्या होता है, भारत अपनी तरफ से कुछ खिलाड़ियों को बताएगा कि भाई हमारी तरफ से हमारे फ्लैग बियरर ये रहेंगे। अब मेरा यहां पर क्वेश्चन रहेगा, बताओ भारत की पहली फ्लैग बियरर कौन बताई थी मैंने कल आपको? 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक में गई थी। फटाफट से आंसर करें सारे लोग। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक इस बार पीवी सिंधु रहे और शरद कमल रहे। और जब आपका अंत हुआ, यानी कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो मनु भाकर, आपको पता है ये 2 मेडल जीते, पीआर सीरीजेस, ये लोग रहे आपका समापन में, ठीक है। जब उद्घाटन था तो भारत, जो ऐसे देश होते हैं जो आपका जिस देश में है वो सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे अन्य देश होते हैं ऐसे, अन्य देशों के डेलीगेशंस होते हैं ऐसे। तो भारत जो है आपका कॉल सीट पर 84वें नंबर पर उद्घाटन में, और समापन में हम 85वें स्थान पर रहे, 85वें पर। ये डिपेंड करता है कॉल सीट पर जो नंबर आता है
कि भाई आपका ओलंपिक में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, आपका ओलंपिक में परफॉर्मेंस, अगर भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा तो भारत भी इन सीट्स पर फिर आगे होगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही, अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से मसाल वाहक थे। और इस बार आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बताओ कब स्थापना हुई थी इसकी, 23 जून 1894। इसने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया। तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ना साथी, वो अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीयों को मिला है। तो बताओ पहले कौन थे, ये दूसरे हैं। तो पहले याद रख लेना, ऐसे ही साथी ये सम्मान जरूरी नहीं है वो खिलाड़ी को ही दिया जाएगा, एक सम्मान किसी को भी दिया जा सकता है आईओसी की तरफ से। तो ये पहला सम्मान इंदिरा गांधी जी को दिया गया था हमारे देश में। तो ओलंपिक ऑर्डर कभी भी क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। बहुत बढ़िया वंदना जी, बहुत सारा थैंक यू। इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी बातें कम किया करो, मेरी रिक्वेस्ट रहती है आप सब लोगों से हमेशा कि भैया बातें कम, बातें कम, बातें कम। तो सबसे पहले किसको मिला था, इसके पूर्व में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी यह अवार्ड मिला था। तो कॉमन सी बात हो गई छोटी। अब जैसे इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, जो हम पढ़ेंगे तो हम आराम से पढ़ेंगे। आपने बताया भैया कि लगभग 16 दिन, ऐसे मोटी इमेज बनाया करो भैया, 16 दिन के होते हैं, इस बार जुलाई में हुए थे। और आपका कुछ खेल ऐसे थे जैसे हैंडबॉल हो गया, आपका फुटबॉल, रग्बी, ये पहले शुरू हो गए थे 24 तारीख से, और बाकी आपका 26 से शुरू हुए थे, 11 तक चले थे। ठीक है, फिर आप बोलेंगे इस बार 4 गेम रहे थे नए। 4 नए गेम कौन कौन से मैंने आपको बताया, ब्रेक डांस हो गया, स्केट बोर्ड हो गया, आपका सर्फिंग हो गया, सर्फिंग हो गया है ना, ये बताए थे ना, स्केट बोर्डिंग, एक और बताया था वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप बताओ। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे एक याद नहीं आया तो मैं सोचूंगा, अब सोचने पे भी याद नहीं आया तो फिर मैं आगे खोल के एक बार देखूंगा उसको अपने मतलब पेपर को। फिर मुझे ध्यान आएगा कि यार अब की बार भी जो है एक नाम कौन सा मैं भूल गया था, तो आप कहेंगे इसमें एक नाम आ गया, एक तो ब्रेक डांस था भाई। ठीक है, ब्रेकिंग जिसको हमने कहा था, ब्रेकिंग हो जाएगा एक तो आपका, एक हमने बताया क्या, स्केट बोर्डिंग हो जाएगा, एक आपका भैया फिर आपको याद आएगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, हम भूल गए, स्पोर्ट क्लाइंबिंग ऊपर चढ़ने वाला। तो ये मेमोरी को शार्प करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया 4 खेल जोड़े गए थे। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, पेरिस में, सीन नदी के किनारे हुआ आपका। इंपॉर्टेंट चीज है, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे, तो आप बोलेंगे भैया पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। समापन में कौन रहे, तो पीआर श्रीजेश थे, और साथ में आपका भारत की इस बार शूटर मनु भाकर थी। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला, तो इस बार मिला आपका किसको, अभिनव बिंद्रा जी को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताओ अभिनव बिंद्रा को जो गोल्ड मेडल मिला था वो कौन से ओलंपिक में मिला था, आंसर आना चाहिए। गगन नारंग इस बार सेफडी मिशन के लिए हो रहे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था, वही हमें अगर इंडिया को सपोर्ट करना है तो एक हैशटैग चला था। हैशटैग कहां पर चलता है बताओ, कौन सी सोशल साइट पे चलता है हैशटैग, तो आप कहोगे भैया ट्विटर पे चलता है, कि किसी भी चीज को आपको आवाज उठानी है तो वो ट्विटर पे हैशटैग चलता है। जैसे कोई मुद्दा आपको बताना है, तो ओलंपिक में हम भारत को सपोर्ट कैसे करें, तो चीयर फॉर भारत। भारतीय दल इस बार हमारे 117 खिलाड़ी थे। ठीक है, 117 खिलाड़ी थे हमारे, जिसमें 80 पुरुष थे, 80, 80, एक 80 पुरुष थे। ठीक है, 80 कर लेना भैया इसको, 20 नहीं, 80, और 47 महिलाएं थी। 65 हमने इवेंट्स में भाग लिया, और 65 इवेंट्स वो 16 स्पोर्ट्स के थे। कभी नहीं पूछे जाते इस तरह की चीजें भैया। मेडल मत भूलना कौन कौन लेके आया भारत के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नीरज चोपड़ा सब जानते हैं, भारत को इस बार गोल्ड मिला था क्या, यस और नो, आप कहेंगे नहीं। जैवलिन थ्रो में, किसमें, भाला फेंक अर्थात जैवलिन थ्रो में किसको आया था, जैवलिन थ्रो में इन्होंने साथी आपका क्या बोलेंगे, जैवलिन थ्रो में इन्होंने पहले भी जीता था, आप कहेंगे हाँ जी। तो जैवलिन थ्रो में इनको इस बार सिल्वर मिला, और गोल्ड किसको मिल गया था, पाकिस्तान के, नाम बताओ कौन था खिलाड़ी, अरशद को। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे आपका, कांस्य, और एक किसके साथ जीता था, स्वप्निल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्वप्निल कुसाले के साथ में, स्वप्निल कुसाले के साथ में नहीं, सॉरी, वो सरबजोत सिंह जी के साथ में, सरबजोत सिंह जी के साथ में जीता था। ठीक है, सरबजोत सिंह जी के साथ में। और आपका मिश्रित इसीलिए बोल रहे हैं इसको, मिक्स्ड कैटेगरी, मिक्स्ड कैटेगरी। यहां भी क्या आया था इनका, ब्रॉन्ज आया था, कांस्य आया था। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के, ये 50 मीटर में इनको कांस्य मिला। हॉकी टीम ने कांस्य जीता। अमन सहरावत सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो इस बार नहीं, वैसे भी भारत के जनरली सबसे कम उम्र के ओलंपियन कौन बन गए, बताओ फटाफट से, सबसे कम उम्र के ओलंपियन कौन बन गए, वेरी गुड,
सबसे कम उम्र के ओलंपियन, आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अमन सहरावत। तो भारत के कितने मेडल आए आपका? आप कहेंगे भैया एक तो सिल्वर आया हमारा, और 5 आए हमारे क्या, 5 हमारे ब्रॉन्ज आए। ठीक है, 5 हमें ब्रॉन्ज मिले। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, कॉमन बात। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनसे पहले कोई शूटर नहीं थी, कोई शूटिंग में नहीं थी महिला। ठीक है, महिलाएं तो बहुत थी, जैसे मैंने कल आपको बताया, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें ओलंपिक में कोई भी मेडल मिला? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया, तो वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था। तो मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 मेडल इनको मिले। भाई इन्होंने जीते दोनों ब्रॉन्ज या नहीं जीते? आप कहेंगे हाँ जी ये तो हम जानते हैं, अभी रिसेंट की बात है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार कौन से खेल से हैं? रेसलिंग से। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। और मनु भाकर ये चौथी भारतीय बनी जिन्होंने 2 मेडल पाए हैं। इनसे पहले 3 लोग और हैं। और अगर मैं कहूं नीरज चोपड़ा पुरुष हैं, सुशील कुमार पुरुष हैं, तो महिला कौन सी बनी है? महिला दूसरी बन गई, पहली महिला पीवी सिंधु थी। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने 21 की एज में। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जो साथी जावलिन थ्रो में कितना भाला फेंका था? 89.45। और मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला कितना फेंका था, तो आप कहेंगे 88.58 मीटर भैया भाला इन्होंने वहां पर फेंका था। समझ रहे हैं? कॉमन सी बातें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है ना। बड़े ध्यान से देखना, तो रिकॉर्ड है तो ये पूछा जा सकता है, ऐसी चीजों को मार्क करके रखना है। ठीक है, बाकी चीजों को जर्नल तरीके से पढ़ना है। विनेश फोगाट, इनका केस आपको याद ही है कि 100 ग्राम ये वेट से बाहर कर दी गई थी। मेडल तो इनका तय था, लेकिन अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद में उन्होंने जो है आपका जाकर के जो आपका क्या बोलते हैं उसको, CAS बोलते हैं जो है ना, जो आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है, वहां जाकर के उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी थी, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया। और बेचारी इतनी टूट गई थी कि फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, डिजर्व करती थी इस बार, भारत को पूरी उम्मीदें थी कि भाई गोल्ड जीतेंगे, लेकिन एक वजन की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने क्या जीता था भारत के लिए? कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। तो इन्होंने भी साथी भारत को क्या है आपका हॉकी में 13वां मेडल दिलाया। देखो, क्योंकि हमारे मेडल ये तो याद ही रखेंगे आप, इस बार 6 थे, 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे। अब ये तो नहीं बोल दोगे ना भैया 13 मेडल कहां से, तो 13वां ये हॉकी का है। क्योंकि मैंने आपको कल बताए थे 8 क्या है हॉकी में गोल्ड। कब मिला था हॉकी का पहला गोल्ड? 1928, 32, 36, फिर उसके बाद 48, फिर 52, फिर आपका 56, फिर 60। 60 में जीते थे क्या हम? नहीं भैया, 60 का कैंसिल याद रखना है ना। 64 में हम जीते थे और 1980 में मॉस्को में। तो 8 तो गोल्ड है हमारे, 1 सिल्वर और 4 कांसे। टोक्यो में भी हमको कांसे ही मिला था। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई हमारी, नहीं तो हमें सिल्वर मिल जाता। लेकिन कांस्य पदक के लिए जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच हुआ था, उसमें हमने किसको? स्पेन को हरा दिया था, और अब इसीलिए ब्रॉन्ज मिला हॉकी टीम को। भारत की ओर से जो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर हैं नीता अंबानी, उनको साथ ही IOC का सदस्य चुना गया है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये दुनिया भर से अपने सदस्यों को चुनती है, और नीता अंबानी को भी चुन रखा है। नीता अंबानी भैया कोई खेल जानती हैं क्या खेलना? तो आप कहेंगे नहीं, एक सम्मान के तौर पर। ठीक है, एक सम्मान के तौर पर चुना जाता है, और वो दुनिया में से किसी को भी चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही हो, है ना। तो पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी हुआ। पेरिस में एक इंडिया हाउस बनाया गया आपका रिलायंस की भारत सरकार की तरफ से। स्पोर्ट्स का एक ब्रांड है प्यूमा, आपने देखा हो, इसके कपड़े आते हैं, शूज आते हैं। ठीक है, शूज बहुत आते हैं। तो प्यूमा जो है, इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में भारत दल के लिए ये फुटवियर के रूप में भारत ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। क्योंकि देखो, कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप करता है। अब जो वहां पर खिलाड़ी रहेंगे, उनके यहाँ पर साइन क्या दिखेगा? पूमा का। देखा ना, वो चीता होता है भागता हुआ एक। या शूज पहनेंगे तो पूमा के पहनेंगे, तो पूमा की तो अपनी ब्रांडिंग हो गई। ठीक है, लोगों की नजर में गया यार हमारे तो खिलाड़ी भी पूमा पहनते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहनाते खिलाड़ी को। जैसे देश में इन्होंने एक शूज इन्हें हिट करना था, न्यू बैलेंस, तो इन्होंने एक्ट्रेस से उसको बुलवाया और आपका खिलाड़ियों को पहनाया उसको, तो फिर वो सब लोग उसको खरीदना चाहने लगे। तो ब्रांडिंग ऐसे ही होती है,
बाकी खर्चे ये उठाते हैं फिर, है ना, जो ब्रांड है वो इनके खर्चे उठाता है। तो इस तरह से एक कॉलैब साइन हो जाता है कि भाई आप हम हमारे खिलाड़ी इसको पहनेंगे और स्पॉन्सरशिप आप दीजिए, ठीक है, आप पैसा खर्च करिए, यानी पैसा खर्च किया होगा आयोजन में प्यूमा ने। ओके, बात क्लियर है। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। और दूसरा पैसा किससे खर्च कराया? मेन स्पॉन्सर्स। ये तो क्या हो गया, सहायक हो गया। मेन स्पॉन्सर कौन रहा? आपका अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप, ठीक है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये तो जनरल सी बात हो गई, करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे। भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलान साई, ये रेफरी बने थे भैया इस बार बॉक्सिंग में, और पूरे ओलंपिक के इतिहास के सबसे युवा रेफरी बने। क्या नाम है इनका? काबिलान साई अशोक। काबिलान साई अशोक, ये भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं और इनको मुक्केबाजी के लिए रेफरी, रेफरी समझ रहे हो, जो पॉइंट्स देखता है वहां पर। जो रेफरी कौन होता है? एक निर्णायक व्यक्ति होता है कि भाई पॉइंट हुआ है नहीं हुआ है, किसको पॉइंट देना है किसको नहीं देना है। तो ये रेफरी के फेवर की बात होती है। तो कौन थे आपका? काबिलान साई, याद रखेंगे काबिलान साई। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाढ़ा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। होंगी क्या, अब तो हो चुके, तो थी। अब देखो, कुछ जिनको मेडल मिलता है उनको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जो मेडल से चूक गए उनको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बार उनको याद रखना, है ना, एक एक बार जरूर पढ़ लेना भी कौन कौन चूक गए थे। जैसे अविनाश सांबले, ये 11वें नंबर पर रह गए थे। इन लोगों से मतलब उम्मीदें थी भारत को ये मेडल लेके आएंगे। स्टीपल चेज होती है, पैदल ऐसे चाल होती है, पैदल चाल ऐसे, तो उसमें आपका 3000 मीटर में 11वें नंबर पर रह गए। मेडल में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले? अमेरिका और चाइना को। देखो गोल्ड दोनों के बराबर है, लेकिन फिर किसको देखा जाएगा? फिर सिल्वर को देखा जाएगा, तो सिल्वर इसके ज्यादा हो गए, तो पहला स्थान किसका रहा? अमेरिका का। एक तो पहला स्थान याद रख लेना, ठीक है। और भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान क्या रहा? 71। मेडल तो हमको मिले 6, पाकिस्तान ने सिर्फ एक गोल्ड जीत लिया, तो गोल्ड को पहले नंबर पर रखा जाता है। तो गोल्ड चूंकि भारत का नहीं है तो पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के बराबर ऐसे भी दो लोग थे ना जिनको एक एक गोल्ड मिला, पाकिस्तान को भी, और वो दूसरा दोस्त दूसरा कौन सा था? तो आप कहेंगे डोमिनिका था। अब इन दोनों को एक एक स्वर्ण पदक मिला, तो अब किसको रखें ऊपर? तो आप बोलेंगे D4 डोमिनिका। मैंने कल आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड सर। पोलो नहीं, पोलो यहाँ कहाँ पोलो आ गया भाई? पोलो पढ़ेंगे हम आगे जाके, आएगा स्पोर्ट्स में। चलो यहाँ देखेंगे, डोमिनिका और पाकिस्तान में एक एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई डी पहले आएगा या पी पहले आएगा? तो आप कहेंगे फोर्थ लेटर है भैया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? ये तो आपका 15th लेटर होता है ना ये होता है ना। ओ नहीं, पी 15 कहाँ, 16th होता है। मैं ही भूल गया रीजनिंग के लेटर, इतने दिन हो गए तो क्या बोलेंगे इसको भैया? आपका कौन सा स्थान दे दिया गया? डोमिनिका को 61वां स्थान और पाकिस्तान को 62वां। ये तो कॉमन बात है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा है, बस समझ के लिए लिखा गया है हमारे द्वारा। चौथे नंबर पर कौन कौन आए थे भारत के जो मेडल से चूक गए? अर्जुन बाबूता थे 10 मीटर एयर फाइनल में। मनु भाकर, देखो मनु भाकर जीती किस में है? तो आप कहोगे 10 मीटर में, लेकिन मनु भाकर को देश की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उनका बेस्ट प्ले जो है ना वो 25 मीटर में। तो कभी कभी तो ऐसा होता है जिस फील्ड में हम बहुत अच्छे होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, जरूरी नहीं है। मेडल आ गया 10 मीटर में, उम्मीदें थी यहाँ पर सबसे ज्यादा, प्रबल दावेदार थी इसकी, लेकिन यहाँ पर नहीं जीत पाई, दुर्भाग्य रहा देश का। मीराबाई चानू पिछली बार की आपका ओलंपियन मेडलिस्ट थी, इस बार चौथे नंबर पर रह गई। अंकिता भगत और धीरज भुम्मा देव, ये साथी आपका क्या बोलेंगे, ये भी चौथे पर रह गए। लक्ष्य सेन साथी, ये भी आपका जो है चौथे पर रह गए, इनसे भी बैडमिंटन में बहुत उम्मीदें थी। लक्ष्य सेन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। अब तक कोई सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा भारतीय इसमें आपका लक्ष्य सेन बैडमिंटन से है। शूटिंग में साथी माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह थे जो शूटिंग में थे। याद रख लेना इनको, ये चौथे स्थान के हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भैया ना याद करें हम, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन ये चर्चित नाम है क्योंकि इनके एफर्ट्स थे, तो हमको इनको कम से कम एक बार याद रखना चाहिए। ओके, याद करेंगे बहुत बढ़िया। अभिषेक मावी, भैया ये आसान है, हम इनको पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। नहीं, इसमें से बहुत सारी चीजें तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे रिसेंट में। दिक्कत उन बच्चों को आती है कि जिन्होंने मान के चलो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं अभी,
और अभी 12th किया था, कुछ दिन बाद ही तैयारी शुरू कर दी। लेकिन याद रखना ना, 12th वाले जो रिसेंट के बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी शार्प होती है, क्योंकि अभी तक वो अपना स्कूल में होमवर्क बना रहे होते हैं, बड़े बड़े नोट्स बन रहे होते हैं, निबंध लिख रहे होते हैं, वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको लिख रहे होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस और मेमोरी ज़्यादा होती है। जैसे ही हमें 12th के बाद में बहुत गैप हो जाता है तो फिर हम आलसी होने लग जाते हैं, फिर तो हमको चाहिए जादू कुछ, फिर हम मेहनत करनी कम करते हैं और बातें ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन जो बच्चा रिसेंट के स्पार्क का होता है उसकी अद्भुत क्षमता होती है पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में भी पढ़ के आया होगा अगर अच्छा स्टूडेंट होगा। कुछ ऐसे होंगे ना तब किताब खोली ना अब खोलना चाहते होंगे, जादू करना चाहते होंगे, तो जादू नहीं होता है ना, चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जब कई बार पढ़ोगे, मेमोरी का सिद्धांत याद रख लो, चीज़ों को 3 4 5 बार पढ़ोगे अपना आप याद होने लगेंगे। कितनी टफ चीज़ से रॉकेट साइंस की कुछ डेफिनेशंस मैं आपको अक्सर बार बार रिपीट कराऊंगा, याद हो जाएगी आपको, ठीक है, मस्तिष्क अपने आप जगह बना लेता है। जी सर्वेश कुमार। शीतकालीन ओलंपिक, मैंने बताया ग्रीष्मकालीन गर्मियों में होते हैं, शीतकालीन कब होते हैं, ये होते हैं विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स। विंटर में क्या होता है, इसमें बर्फ वाले सारे खेल होते हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं, आइस पे, आइस हॉकी हो गया, स्पीड स्केटिंग हो गया, ठीक है, पहिए की दौड़ भी उस पर होती है, स्नो बोर्डिंग हो गया, फ्री स्टाइल स्कीइंग, ठीक है, जो वो उससे भागा जाता है पकड़ के ऐसे। तो सबसे पहले शीतकालीन खेल कब हुए थे, तो ये ग्रीष्मकालीन कब शुरू हुए थे पहली बार, 1896 में। तो शीतकालीन तब से शुरू नहीं हुए। मैंने आपको बताया पेरिस में 3 बार ओलंपिक हुए, एक तो 1900 में, दूसरे वाले हुए एक 1924 में। तो 1924 में पेरिस में ओलंपिक समर भी हुए थे, और 1924 में ही कहां पर, आपका फ्रांस के सैमोनिक्स शहर में। इतनी बार पूछा गया ना एग्जाम्स में 1924 1924, तो 1924 की तो इमेज रखिए दिमाग में। ग्रीष्मकालीन भी होते 1924 में और शीतकालीन भी हुए, सब फ्रांस में ही थे, लेकिन ग्रीष्मकालीन हुए थे पेरिस में, क्योंकि 2024 में 100 साल पूरे हुए। और साथ में एक बात याद रख लेनी है कि यहां पर आपके विंटर ओलंपिक भी हुए थे सैमोनिक्स में। दूसरे सेंट मॉरिस में हुए स्विट्जरलैंड में। 2022 वाले खेल कहां पर हुए थे, हमारे बीजिंग में हुए थे, ठीक है। और 2026 में शीतकालीन खेल मिलान इटली में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगले शीतकालीन कहाँ होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं अगले ग्रीष्मकालीन कब होंगे, अगले ग्रीष्मकालीन कब होंगे, बताओ भाई फटाफट से, सारे लोग बताएं। नसीम भाई एकदम ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे भैया, वो होंगे हमारे 2028 लॉस एंजल्स में, ओके। भारत ने जो पार्टिसिपेट किया है 1964 से किया है शीतकालीन खेलों में, शीतकालीन खेलों में। अब एक आएंगे पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स मुझे बताओ किन के लिए हैं। पैरालंपिक जो पैरा एथलीट्स हैं, मतलब भाई जिनके शरीर में कोई अक्षमता है, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, विकलांग कहते हैं, मान के चलो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई विकार है, ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ आपका विकार हो गया है, तो उस वैसे खिलाड़ियों को बोलते हैं कि भाई उनको भी तो मौका मिलना चाहिए स्पोर्ट्स में, या नहीं मिलना चाहिए। या उनसे कह दिया कि भैया आपको विकलांगता या दिव्यांगता है तो आप नहीं खेलेंगे, तो आप कहेंगे हैंडीकैप्ड लोगों को भी मौका मिलता है कि भाई वो भी अपनी प्रतिभा को अपने जैसे लोगों में सिद्ध करके दिखाएं, तो उनको पैरालंपिक गेम्स बोलते हैं। तो पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। सामाजिक परिवर्तन क्यों, क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने का, ऐसा ना हो कि ये समझे कि भाई समाज में हम तो जो है पिछड़ेपन का शिकार हैं। विशाल जी बहुत सारा प्यार मेरे साथी। और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। जैसे पेरिस में क्या हुए, पेरिस में क्या हुए थे आपका 2024 में, ओलंपिक हुए या नहीं हुए, आप कहेंगे जी भैया ओलंपिक हुए। तो पैरालंपिक भी कहां पर होंगे, तो पैरालंपिक भी आपका साथी पेरिस में समर तो हो ही गए, यानी कि आपका समर तो होंगे ही, ग्रीष्मकालीन भी, और साथ में आपका पैरालंपिक भी यहीं पर होंगे, पैरालंपिक भी, ठीक है, सेम पैरालंपिक भी यहां पर होंगे। ये आपको बात याद रखनी है। यानी कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं जर्नल से क्वेश्चन पूछता हूं 2016 में पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए होंगे, तो जहां पर 2016 में ओलंपिक आयोजित हुए होंगे, 2016 में, तो 2016 में ओलंपिक कहां पर आयोजित हुए होंगे, तो आप कहेंगे रियो डी जेनेरियो में। तो सेम सेम आपका प्लेस पर होता है, पर पहले क्या होंगे, पहले ओलंपिक होंगे और उसके बाद में प्यारे साथी फिर आपका पैरालंपिक होंगे, ठीक है। पैरालंपिक गेम होते हैं, कितने वर्ष के अंतर पर होते होंगे फिर ये भी, तो 4 वर्ष के अंतर पर होंगे। जैसे ओलंपिक के लिए है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी तरह पैरालंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी है। इसको बोलते हैं
इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी, इसकी स्थापना 1989 में हुई और ये जर्मनी के साथ ही आपका कहां पर, डुसेलडॉर्फ नगर में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। जैसे कल आईओसी का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया, कहां पर बताया था, लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक संघ का नई दिल्ली में है। ऐसे ही पैरालंपिक के लिए जो है उसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में है। ठीक है, बॉन, जर्मनी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू पार्सन्स, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। उपाध्यक्ष द्वान काले हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, इसको बोलते हैं पीसीआई, यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, या नेशनल पैरालंपिक कमेटी भी इसको बोल सकते हैं आप, एनपीसी। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ये बनी थी 1992 में और भारतीय शारीरिक विकलांग खेल महासंघ बनाया गया था एक, कि भाई विकलांग लोगों को चिन्हित करो और उनको भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उनके भी आगे बढ़ने का काम हो। अब पैरालंपिक में भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है, इस सबको हम जानेंगे। मेरे हिसाब से हमारी छोटी छोटी कक्षाएं हम करते चलेंगे। और बस आप सारे लोगों को ये धैर्य रखना है हमेशा कि भैया ये स्टैटिक जीके है, इसको हमको चीज़ों को रिपीट ज़्यादा करना है, रिवाइज बहुत बार करना है। तो बस मैं अच्छे स्टूडेंट से तो हमेशा ये उम्मीद करता रहूँगा, क्योंकि इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। जो सिखाने वाली बात है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जानने वाली बात है। बाकी आप इनकी प्लीज ट्रिक्स मत बताना कि मैं तो भैया आईपीसी का अध्यक्ष को ट्रिक्स से याद करूंगा, उपाध्यक्ष को भी, तो कुछ याद नहीं कर पाओगे फिर। तो जर्नल वे में एक बार पढ़ लीजिए। मैं जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं, तो उन उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपकी कोई अन्य बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं और लिख सकते हैं उसको कि भाई ये बात है हमारी तरफ से। ठीक है, बाकी एक बार ये जरूर बताएं आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि दोस्त जब एग्जाम डिले होता है ना, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो एग्जाम से पहले जागेंगे। आप इसीलिए विशेष हो क्योंकि आप पहले जाग चुके हो। जब वो अपनी तैयारी करेंगे तो आप देखोगे आप उतने टाइम में, क्योंकि शुरुआत की तैयारी में समय लगता है। यहाँ पर तो ऐसा होता है यार मन नहीं कर रहा, ये तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, इसको क्यों ही पढ़ूं, इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन आपके पास अभी समय है। अगर आप चीज़ों को पढ़ भी लेंगे तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप देखोगे इतनी देर में कोई शुरुआत करेगा ना नई एनर्जी के साथ, आप चीज़ों को 3 बार रिवाइज कर लोगे, 2 बार रिवाइज कर लोगे कम से कम उतने ही समय में। तो ये फायदा होता है। तो इसलिए बहुत हौसले के साथ में और खुद पर विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप बेशक किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या कमज़ोर हालात हों आपके, चाहे आप पैसे वाले हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो हमारे यहाँ नियर बाई वेस्ट यूपी में ड्रीम होता है, अच्छे अच्छे घरों के साथी भी हमारे जाते हैं। तो कुछ भी आपकी स्थितियाँ हों, लेकिन एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको आशा की, खुद पे भरोसे की कि हाँ आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो बोलने में आसान लगता है, लेकिन सच में मैं वही कहता हूँ आपसे कि जब आप डेली विश्राम के लिए जाएं, या जब शाम हो, जब रात हो, तो आप एक बार ज़रूर एक दीवार पे एक स्लोगन चिपका के रखिए अपनी लाइब्रेरी में कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को खरा उतार पाता हूँ हर रोज़ या नहीं। हर रोज़ के प्रयास के मायने हैं साथी, थोड़े थोड़े प्रयास के मायने हैं। तो जब आपको लगेगा कि सेटिस्फाई होंगे आप कि हाँ यार मैं मेहनत करता हूँ हर रोज़, तो आप देखेंगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आप संतुष्ट होते चले जाएंगे स्वयं। लेकिन जब आप शिकायतों से घेरेंगे खुद को, और जब पढ़ेंगे नहीं, यार मैंने तो आज पढ़ा ही नहीं, यार मुझे तो याद ही नहीं होता, मुझे तो रिवाइज करने का समय नहीं मिलता, और जब इस तरह की चीज़ों में आप फंसे रहेंगे, तो फिर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो एनर्जी आपके आसपास कैसी रहेगी, आपकी इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप किस मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो कैसी भी मनोवृत्ति के हैं तो थोड़े आसान्वित होइए। ठीक है, निराशावाद से आशावाद की ओर चलिए और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अभिषेक वेरी गुड, कल्पना, सगुन, मिस्टर खिलाड़ी वेरी गुड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आगे, फिर हम पढ़ेंगे पैरालंपिक्स को और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी से आपको भागने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य के साथ में पढ़ा करो। ओके, थैंक यू।